नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से जिस विषय का संचालन कर रहे थे वो बायोलॉजी था। अब बायोलॉजी में स्पेशल हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पे चर्चा कर रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बातचीत कर रहा था और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम आप लोगों को 2 फेज बता चुके हैं। मैं एक बार पुनः 1 मिनट आपको फिर रिकॉल करवाता हूँ। हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ा रहे थे पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने आपको क्या क्या बता दिया। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं आप लोगों को आहार नाल के बारे में बता दिया है। आहार नाल क्या होता है, यानी भोजन करेंगे तो भोजन कहाँ कहाँ शरीर में जाएगा। फिर मैं आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बता दिया हूँ, पाचन ग्रंथि के बारे में, भोजन शरीर में जहाँ जहाँ जाएगा वो कहाँ कहाँ पचेगा। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि पोषण के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भोजन क्या होता है, जो शरीर में जा रहा है पच रहा है वो भोजन क्या होता है। आज हम लोगों का टॉपिक होगा पोषण। तो पोषण क्या होता है इसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जो मनुष्य होता है ना, वो मनुष्य का जो भोजन होता है वो कई प्रकार के पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है। कई तरह के पोषक तत्वों से मिलकर के बना होता है और उन पोषक तत्वों में कुछ सार्थक होते हैं उपयोगी और कुछ निरर्थक होते हैं अनुपयोगी। तो हम लोग देखते हैं जो सार्थक और निरर्थक तत्व हैं उनके बारे में। तो पोषक जो होते हैं, अगर हम लोग देखेंगे पोषण के बारे में, अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, चैप्टर हमारा पोषण है, तो हम लिखेंगे अगर पोषण, तो इस पोषण को क्या किया जाएगा 2 भाग में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। मनुष्य, याद रखिएगा, मनुष्य जो होता है वो दुनिया का कोई भी चीज खा रहा है, वो सपोज करिए 2 तरह के तत्वों का वो सेवन कर रहा है। एक वो मुख्य घटक का सेवन करता होगा, एक पोषक के मुख्य घटक का सेवन करता होगा। मुख्य घटक क्या है उसके, और एक जो होगा वो गौण घटक के बारे में कुछ सहायक तत्व ले रहा है, गौण घटक के बारे में वो सेवन कर रहा है। तो मुख्य घटक क्या होते हैं और गौण घटक क्या होते हैं, इस पे हम लोग बातचीत करते हैं। मुख्य घटक जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन और तीसरा होता है वसा। गौण घटक जो होते हैं भी 3 रूप में हम लोग पढ़ेंगे। एक तो मनुष्य मिनरल्स का यूज करता है, खनिज का, दूसरा जो यूज करता है वो विटामिन्स का करता है, और तीसरा जो करता है वो पानी का प्रयोग करता है। मनुष्य दुनिया का कोई भी चीज खा रहा है, वो सपोज करिए या तो कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, या तो प्रोटीन खा रहा है, या तो वसा खा रहा है। या तो कार्बोहाइड्रेट खाएगा, या तो प्रोटीन खाएगा, या तो वसा खाएगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी चीज खा ले, मुख्य भोजन उसका यही होता है। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जब ये चर्चा हम लोग कर लेंगे तब हम लोग देखेंगे गौण घटक कौन से हैं जो मनुष्य अपने भोजन में उपयोग कर रहा है। तब हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स क्या होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं और वाटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट। एक बात और याद रखिएगा, ये जितने हम लोगों के मुख्य घटक के 3 अवयव हैं, ये तीनों अवयवों का सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होता है उसके बारे में भी हम लोगों को जानना है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इस कार्बोहाइड्रेट का सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होता है, इसका सबसे सूक्ष्मतम इकाई होता है ग्लूकोज। यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ा जाएगा,
उसके बाद शरीर में क्या किया जाएगा, ब्लड में डाला जाएगा। यानी कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कहेंगे ग्लूकोज है। प्रोटीन अगर सेवन करते हैं हम प्रोटीन, तो प्रोटीन जो होता है ये प्रोटीन डायरेक्ट नहीं जाता है, पेप्टाइन बंध, अभी हम लोग पढ़ेंगे, पेप्टाइन बंध के द्वारा दो प्रोटीन के छोटे छोटे अणु आपस में मिलते हैं और जो उसके सूक्ष्मतम अणु होते हैं प्रोटीन के वो होते हैं अमीनो अम्ल, वो होते हैं अमीनो अम्ल। और तीसरा जो है वसा, जो तीसरा वसा है मुख्य घटक का, इसका सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो होता है वो होता है वसीय अम्ल, वो होता है वसीय अम्ल। यानी कि इस बात को आप बॉक्स मैटर में भी रख सकते हैं, बॉक्स मैटर में, और ये जानना हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। भोजन का सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होते हैं, तो आप बस इतना जाने कि जो भोजन होता है, जो पोषण है, उसके मुख्य घटक में तीन चीज हैं। दुनिया का कोई भी चीज आप खाएंगे, या तो कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, या तो प्रोटीन खाएंगे, या तो आप वसा खाएंगे। कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट के सूक्ष्मतम इकाई जो है ग्लूकोज है। प्रोटीन का सेवन किया यानी कि उसके सूक्ष्मतम इकाई अमीनो अम्ल का आपने सेवन किया। वसा का सेवन किया यानी कि उसका सूक्ष्मतम इकाई जो आपके लाभदायक आपके लिए है वो वसीय अम्ल है। इन बातों को आप याद रखिएगा। अब हम लोग चल रहे हैं पढ़ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हेडिंग डालिएगा कार्बोहाइड्रेट, जो हम लोगों का हेडिंग होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों को क्या क्या ध्यान देना है पहले ये देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? जो कार्बोहाइड्रेट लिखा ना, पहले इसको हम लोग तोड़ते हैं। इस कार्बोहाइड्रेट में तीन तत्व समाहित हैं, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो संयोग है, जो मिक्स है, वही कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। यानी कि एक अणु कार्बन का, दो अणु हाइड्रोजन का और एक अणु ऑक्सीजन का अगर हम मिलाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। यानी कि सबसे पहली बात हम लोगों को यह जानना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोगों को यह जानना है कि यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो यौगिक है ये किस अनुपात में है, ये बात हम लोगों को जानना। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो यौगिक है, एक अणु कार्बन का है, दो अणु हाइड्रोजन का है और एक अणु ऑक्सीजन का है। यानी कि एक संबंधे, दो संबंधे एक के अनुपात में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है, जिसमें एक अणु कार्बन का है, दो हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का है। दूसरी बात कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हम लोगों को ये जानना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट को एक रूप में हम लोग शर्करा के नाम से भी जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शर्करा भी कहते हैं। क्यों शर्करा कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का स्वाद जो होता है वो कुछ मीठा होता है। कुछ मीठा स्वाद होने के कारण कार्बोहाइड्रेट को शर्करा कहा जाता है। यानी कि दूसरी बात हम लोगों को ये जानना है कि कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी कहा जाता है। तो शर्करा क्यों कहा जाता है साहब, ये कोई पूछेगा तो आप बताइएगा, क्योंकि ये स्वाद में कुछ मीठा होता है। इस कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे हम लोगों को उदाहरण दिखाई देते हैं। उन उदाहरणों में, उदाहरण तो बहुत सारे होते हैं, हम लोग लास्ट में
एक चार्ट बना करके सारी बातों को देखेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत रखिएगा, हम जैसे लेके चल रहे हैं आपके परीक्षा को ध्यान में रख के लेके चल रहे हैं। मैं उस चार्ट में उसकी चर्चा करूंगा। यहाँ अभी हम लोग कॉन्सेप्चुअल बातों पे चर्चा करते हैं। वैसे जनरली अगर देखा जाए तो जो हम लोग आलू खाते हैं, जो हम लोग मक्का खाते हैं, जो हम लोग गेहूं खाते हैं या जो हम लोग चावल खाते हैं, इन समस्त जगहों पे कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि गेहूं हुआ, मक्का हुआ, चावल हुआ, ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण माने जाते हैं। तो इन शब्दों को हम लोग लिख लेते हैं। अगली बात, मक्का, मक्का हुआ, चावल हुआ, गेहूं हुआ, मक्का, चावल, गेहूं, आलू, ये जितने सारे चीज हम लिख रहे हैं, ये सारे चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे इत्यादि करके ये जान सकते हैं कि इत्यादि कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। इत्यादि कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। कार्बोहाइड्रेट में जनरली जो चीज देखा जाता है, मैंने अभी आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सूक्ष्मतम जो अणु होता है, जो मूलभूत अणु होता है, वो क्या होता है? तो हमने अभी बताया ग्लूकोज होता है। और कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्मतम अणु ग्लूकोज के रासायनिक संगठन के आधार पर इस कार्बोहाइड्रेट को 3 रूपों में हम लोग देखते हैं। इसका पहला रूप जो होता है वो होता है मोनोसैकराइड, दूसरा जो रूप होता है वो होता है डाइसैकराइड, और तीसरा जो रूप होता है वो होता है पॉलीसैकराइड। तो यहां से सवाल बनते हैं हम लोगों को ज्यादातर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज, इस ग्लूकोज के रासायनिक संगठन के आधार पर इसे 3 प्रकार से देखा जाता है। 3 प्रकार से देखा जाता है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं साहब, जरा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है पॉलीसैकराइड, पहला जो प्रकार है वो है मोनोसैकराइड। दूसरा जो इसका प्रकार देखा जाता है वो देखा जाता है डाइसैकराइड, और तीसरा जो हम लोग इसका प्रकार देखते हैं वो देखते हैं पॉलीसैकराइड्स। ये क्या होते हैं, जरा इस पे हम लोग 1 मिनट बातचीत कर लेते हैं। यानी कि ग्लूकोज के रासायनिक संगठन के आधार पर हम इसे क्या किए हैं, कार्बोहाइड्रेट को 3 रूपों में विभाजित किए हैं। पहला जो रूप मैंने लिखा है मोनोसैकराइड, दूसरा जो रूप लिखा है डाइसैकराइड, और तीसरा जो रूप मैंने लिखा है पॉलीसैकराइड। तो ये होते क्या हैं, जरा इनके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। पॉलीसैकराइड, इनके बारे में बातचीत करते हैं। तो इनको हम लोग 2 भाग में तोड़ते हैं। एक तोड़ते हैं मोनो प्लस दूसरा तोड़ते हैं सैकराइड्स। जो इसमें मोनो लिखा है ना, मोनो का मतलब होता है एक, और सैकराइड्स का मतलब होता है शर्करा। यानी कि हम यहाँ ये भी कह सकते हैं, मोनो का मतलब एक और सैकराइड का मतलब शर्करा। यानी कि जिसमें एक शर्करा की मात्रा होती है उसको मोनोसैकराइड्स कहा जाता है। 1 प्लस शर्करा अगर लिखते हम तो 1 प्लस शर्करा यानी कि 1 शर्करा है। मोनो मतलब हो गया 1, सैकराइड्स मतलब शर्करा, यानी कि जिसमें ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें केवल एक ही शर्करा की मात्रा देखी जाती है उसको मोनोसैकराइड्स कहा जाता है। दूसरा है डाइसैकराइड। डाई का मतलब होता है, यहाँ हम क्या करते हैं, डाई प्लस सैकराइड्स कर देते हैं। तो डाई का जो मतलब होता है वो होता है, डाई का मतलब होता है 2 और सैकराइड्स का मतलब होता है शर्करा। यानी कि यहाँ हमें ये देखना है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट
जिसमें शर्करा के दो अणु मिल रहे हैं, यानी कि दो शर्कराओं का जो मिलन हो रहा है वो डाइसैकराइड कहा जा रहा है। यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिनमें दो शर्कराओं के अणु मिल रहे हैं वो डाइसैकराइड है। और पॉलीसैकराइड को अगर हम लोग देखते हैं तो पॉलीसैकराइड को भी ऐसे हम लोग तोड़ देंगे, एक पॉली और प्लस इधर सैकराइड, पॉली प्लस सैकराइड। तो पॉली प्लस सैकराइड्स को अगर हम देखते हैं तो पॉली का मतलब होता है कई, इसका मतलब होता है कई और इसका मतलब होता है शर्करा। यानी कि एक बात आप जान गए, कई प्लस शर्करा, यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिनमें शर्करा के कई अणु मिलते हैं उन्हें पॉलीसैकराइड कहा जाता है। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिनमें शर्करा के कई अणु मिलते हैं उन्हें पॉलीसैकराइड कहा जाता है। इतनी बातों को आप याद रखिए कार्बोहाइड्रेट से संबंधित। अब हम लोग मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो इसके बारे में हम आपको चार्ट के माध्यम से बताएंगे, तो हमें लग रहा है कि आपको और आसानी से समझ में आएगा। हम अभी मुख्य भोजन के कार्बोहाइड्रेट पर बातचीत कर रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट में मैंने यही बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का एक संबंध दो संबंध एक से जो यौगिक बनता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे शर्करा भी कहते हैं। और इन जगहों की इसका उदाहरण देखा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा रूप है वो ग्लूकोज है और उसके रासायनिक संगठन के आधार पर इसे तीन भाग में बांटा गया, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड का जो मतलब है, मोनो मतलब एक, सैकराइड मतलब शर्करा, यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिनमें केवल एक शर्करा की मात्रा दिखाई देती है, मोनोसैकराइड। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिनमें शर्करा की दो अणु दिखाई देती है, डाइसैकराइड। और ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिनमें शर्करा के कई अणु दिखाई देते हैं, पॉलीसैकराइड। इतनी बात आप समझ पाए, इतनी बात आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट करिए। फिर मैं आपको मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करके बताते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बातचीत जो करेंगे वो करेंगे मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड के बारे में। तो क्या करना है हम लोगों को, कार्बोहाइड्रेट को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ चार्ट में मुझे बनाना है तो बीचों बीच में मैं क्या करता हूँ, इस फिगर को ले लेता हूँ। यहाँ से देख लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट, इसके रासायनिक संगठन के आधार पर भी मैंने बताया तीन भाग में बांटे गए हैं। तो कौन कौन से भाग हैं साहब, जरा उनको भी देख लिया जाए, उन भाग पे चर्चा कर लिया जाए। पहला जो भाग है मैंने क्या लिखा, पहला मैंने लिखा था मोनोसैकराइड। पहला मैंने लिखा मोनोसैकराइड। आप लोग बिल्कुल जैसे मैं लिखते चल रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे ऐसे ही लिखते चलिए। हुबहुब नोटबुक है, इधर उधर की बहकावे में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नोटबुक ही पेस्ट हो रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं। मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, डाइसैकराइड और तीसरा हम लोग लिखते हैं पॉलीसैकराइड, पॉलीसैकराइड। इनके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। ये क्या होते हैं, मोनोसैकराइड क्या होते हैं, डाइसैकराइड क्या होते हैं, पॉलीसैकराइड। तो यहाँ शर्करा की कितनी मात्रा है भाई, एक। मोनो मतलब एक, सैकराइड मतलब शर्करा। यहाँ कितनी शर्करा की मात्रा है, कार्बोहाइड्रेट के दो अणु, यानी कि डाइसैकराइड जो है, यानी कि यहाँ दो अणु है कार्बोहाइड्रेट का, डाइसैकराइड। और यहाँ कह सकते हैं पॉलीसैकराइड में कार्बोहाइड्रेट के अनेक शर्कराओं के अणु हैं, यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिनमें शर्करा का केवल एक अणु है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिनमें शर्करा का दो अणु है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिनमें शर्करा के कई अणु हैं। इतनी बातों को याद रखिए, फिर मैं बताता हूं आपको मोनोसैकराइड के बारे में। तो सबसे पहली बात हम लोग पुरानी बातों को वो कर लेते हैं। पुरानी बातें हम लोगों की क्या, मोनोसैकराइड में मैंने क्या बताया, यानी कि शर्करा
शर्करा का केवल एक अणु होता है। सबसे पहली बात तो ये जानिएगा कि इसमें शर्करा का केवल एक अणु होता है। दूसरी बात इसमें हम लोगों को ये जानना है कि जो मोनोसैकेराइड होता है, इस मोनोसैकेराइड को सूक्ष्मतम अणु में नहीं तोड़ा जा सकता, यानी कि इसके सरलतम, ये कार्बोहाइड्रेट के सबसे सरलतम रूप है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, सबसे सरलतम अणु है। और इसके एग्जाम्पल जो हम लोगों को देखना है, वही एग्जाम्पल आप साहिबाओं को याद करना आवश्यक है। वो एग्जाम्पल क्या है, तो इसके हम लोग दूसरा जानते हैं एग्जाम्पल। दूसरी बातों में हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बातचीत करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या क्या है भाई, इसमें 3 एग्जाम्पल हम लोगों को याद रखना। एक एग्जाम्पल है ग्लूकोज, दूसरा एग्जाम्पल जो हम लोगों का है वो फ्रक्टोज, और तीसरा जो है वो है गैलेक्टोज। यानी कि पहला एग्जाम्पल हम लोगों को क्या देखना है, ग्लूकोज, दूसरा क्या देखना है, फ्रक्टोज, और तीसरा क्या देखना है, गैलेक्टोज। यानी कि हमने अभी आपको क्या बता दिया, हमने आपको ये बताया कि मोनोसैकेराइड शर्करा के केवल एक अणु होते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं, और ये सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। इसके एग्जाम्पल हमको जो दिखाई देते हैं वो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज जो होता है, ये ग्लूकोज सामान्यतः आप जो हम लोग अंगूर खाते हैं ना, अंगूर का मीठा होना, शर्करा, ब्लड में शर्करा की जो मात्रा पाई जाती है, यानी कि ब्लड शुगर जिसको कहा जाता है, ये ग्लूकोज के एग्जाम्पल में ही आते हैं। यानी कि अंगूर का मीठा, हम लोग यहाँ कर सकते हैं अंगूर का मीठा, और क्या कर सकते हैं, रुधिर शर्करा इत्यादि जानेंगे। जो फ्रक्टोज होता है ये कहाँ होता है, तो फ्रक्टोज जो होता है, जितने सारे अभी एग्जामिनर सवाल पूछता रहता है कि फलों के मीठा होने का कारण क्या है, कहेगा गन्ने के मीठा होने का कारण क्या है, शहद के में मीठापन होने का कारण क्या है, तो एक शब्द में कहिएगा फ्रक्टोज है। एक शब्द में जवाब दीजिए फ्रक्टोज है। यानी कि फलों का मीठा, यहाँ हम लोग जानेंगे फलों का मीठा प्लस गन्ना का मीठा, और इसमें हम लोगों को इधर जगह नहीं है, नीचे लिख देते हैं, और इसका थोड़ा इससे नीचे कर देंगे, आप लोग अपने हिसाब से मेंशन करते चलिएगा, प्लस शहद लिख देते हैं, शहद। और मैं गैलेक्टोज को क्या करता हूँ, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं फ्रक्टोज, और यहाँ हम लोग लिख लेते हैं गैलेक्टोज। इसका एग्जाम्पल यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनाते चलिएगा आप। गैलेक्टोज जो होता है, इसमें अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार का मानक नहीं है, तो इसमें हम लोग गैलेक्टोज में क्या लिखेंगे, कोई अभी मानक पर्याप्त नहीं। तो यहाँ हम लोग ये बात लिखेंगे कि कोई मानक अभी पर्याप्त नहीं है, कोई मानक अभी पर्याप्त नहीं है। यानी कि मोनोसैकेराइड को हमने 3 रूपों में दिखाया। मोनोसैकेराइड यही सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, तो ये बात साबित हो रहा है कि यही दोनों मिलेंगे, कोई तीनों में से 2 मिलेंगे या 2 से ज्यादा मिलेंगे, तो या तो डाइसैकेराइड बनाएंगे या तो पॉलीसैकेराइड बनाएंगे, या तो डाइसैकेराइड बनाएंगे या तो पॉलीसैकेराइड बनाएंगे। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, डाइसैकेराइड के बारे में। जो डाइसैकेराइड होता है, ये डाइसैकेराइड में हमने अभी आपको क्या बताया, मैं थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा इन बातों को इरेज करता हूं, ताकि क्योंकि इधर भी अभी जगह की समस्या आएगी, तो इतनी बातों को आप नोट कर लीजिएगा। इतनी बातों को मैं इसी को लेके आगे बढ़ता हूं। डाइसैकेराइड में क्या करना, जैसे यहाँ हमने लिखा है कि शर्करा की कितनी मात्रा है भाई, तो कहेंगे शर्करा का केवल एक अणु है,
तो यहाँ शर्करा का कितना अणु होगा? डाई का मतलब 2, सैकराइड का मतलब शर्करा, यानी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा के 2 अणु हैं। तो यहाँ हम लोग ये जानेंगे कि शर्करा के 2 अणु होते हैं। और दूसरी बात ये जाना जाएगा, यहाँ मैंने बताया था कि सूक्ष्मतम रूप है, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जब 2 चीजों की मुलाकात हो गई तो जाहिर सी बात है उसको तोड़ा जा सकता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हम लोगों को याद रखना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका हम लोग बातचीत करते हैं एग्जाम्पल पे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे वहां 3 एग्जाम्पल हमने देखा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ऐसे यहाँ पर भी है। एक है सुक्रोज और दूसरा है माल्टोज और तीसरा है लैक्टोज। तो इसको हम लोग जानेंगे। एक क्या है हम लोगों को पढ़ना है, सुक्रोज। दूसरा हम लोगों को क्या जानना है, माल्टोज और तीसरा क्या है, गैलेक्टोज। इस पे हम लोग देखेंगे, ये बातें हम लोगों को जानना है डाइसैकराइड में। तो सुक्रोज में कौन कौन से 2 अणु मिलेंगे भाई, क्योंकि इन्हीं तीनों में से कोई मिलेगा तो ये बनेगा, क्योंकि यही 3 हैं जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई के रूप में कार्बोहाइड्रेट के पाए जा रहे हैं। इन्हीं तीनों में से कोई 2 मिलेगा तो सुक्रोज बनाएगा, इन्हीं तीनों में से कोई 2 मिलेगा माल्टोज बनाएगा, और इन्हीं तीनों में से कोई 2 मिलेगा तो गैलेक्टोज बनाएगा। तो सुक्रोज बनाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार होते हैं, तो कहेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं। यानी कि ग्लूकोज, यहाँ हम लोगों को ये जानना है सुक्रोज में क्या है, तो कहेंगे एक अणु ग्लूकोज का है प्लस दूसरा अणु कौन है, फ्रक्टोज का है, दूसरा अणु फ्रक्टोज का है। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे माल्टोज के बारे में। तो ग्लूकोज के ही 2 अणु जब मिलते हैं, 2 अणु ग्लूकोज के, तो बनाते हैं माल्टोज। यानी कि माल्टोज में हम लोगों को क्या लिखना है, एक अणु ग्लूकोज का प्लस दूसरा भी अणु ग्लूकोज का, क्या फाइनली बना दिया, माल्टोज बना दिया। और गैलेक्टोज में क्या मिलेंगे, एक अणु मिलेगा ग्लूकोज का और दूसरा अणु मिलेगा, दूसरा अणु जो गैलेक्टोज, लैक्टोज यहाँ होगा, लैक्टोज यहाँ लैक्टोज होगा, गैलेक्टोज तो यहाँ लैक्टोज लिखिएगा आप लोग, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। यानी कि एक अणु मिलेगा ग्लूकोज का और दूसरा अणु मिलेगा गैलेक्टोज का, तो नया अणु का निर्माण कर रहा है। वो नया अणु कौन सा है, तो कहेंगे वो नया अणु है लैक्टोज। वो नया अणु कौन सा है, लैक्टोज। यानी कि एक अणु मिला ग्लूकोज प्लस दूसरा कौन मिल रहा है, तो कहेंगे गैलेक्टोज। ये दोनों मिले साहब तो क्या बनाए, लैक्टोज बना दिए। ये दोनों साहब मिले हैं तो लैक्टोज का निर्माण किए हैं। इतनी बातों को आपको डाइसैकराइड के संदर्भ में याद रखना है। इसमें कुछ और अतिरिक्त बातें जानना बहुत जरूरी होता है, जिसको हम नोट करके आपको बता देते हैं। नोट करके उन बातों को जो डाइसैकराइड से ताल्लुकात रखते हैं। सबसे पहली बात इसमें हम लोग को ये जानना है, जो सुक्रोज है, इस सुक्रोज को क्या कहा जाता है, तो जो सुक्रोज है, सुक्रोज को कैन शुगर कहा जाता है, कैन शुगर कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कैन शुगर क्या है, माल्टोज है, लैक्टोज है, गैलेक्टोज है, सुक्रोज है, तो आप कहिएगा जो सुक्रोज है, सुक्रोज उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैन शुगर कहते हैं। यानी कि एक भाषा में हम कह सकते हैं कि ये जो कैन शुगर है ये गन्ने में पाया जाता है। सुक्रोज मतलब शर्करा, कैन यानी कि गन्ने में शर्करा की मात्रा जो मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना अति आवश्यक है। दूसरा हम लोग देखते हैं माल्टोज के बारे में। तो माल्टोज को माल्ट शुगर कहा जाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं
माल्टोज के बारे में नोट की दूसरी बात, माल्टोज को क्या कहते हैं तो कहेंगे माल्टोज को माल्ट शुगर कहा जाता है, माल्ट शुगर कहा जाता है। ये माल्ट शुगर क्या है, यहाँ माल्ट लिखा हूं मैं, माल्ट शुगर कहा जाता है। जो माल्ट शुगर होता है, अब आप देखिएगा गन्ने में जो मिलता है उसको हम सुक्रोज कहते हैं। इस गन्ने से हम क्या करेंगे, जो गन्ने में सुक्रोज मिल रहा है, जो शर्करा मिल रहा है, उस गन्ने के शर्करा को हम निकाल दिए बाहर, तो बचे हुए जो बचे हुए सिराएं हैं उसके गन्ने के, उन सिराओं से क्या किया जाता है, एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। जो साहब लोग टेंशन दूर करने के लिए बॉटल चढ़ाते होंगे, वो बॉटल माल्टोज है, यानी कि उसमें माल्ट शुगर मिला हुआ है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो सुक्रोज है, जिसमें जो कैन शुगर है, यानी ये कह सकते हैं कि गन्ने में मिलने वाला जो है शुगर, शर्करा, उस गन्ने से शर्करा की मात्रा को हम निकाल दिए। जब गन्ना से हम शर्करा निकाल के अलग कर देंगे तो बचे हुए जो सीरा होंगे, उस सीरा से एल्कोहल का निर्माण किया जाता है, वही माल्टोज, वही माल्ट शुगर कहलाता है। और तीसरा है लैक्टोज। तो जो लैक्टोज है, इस लैक्टोज को क्या कहते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है, लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है, मिल्क शुगर कहा जाता है, मिल्क शुगर कहा जाता है। मिल्क शुगर क्यों कहा जाता है भाई, जरा इस बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। क्योंकि लैक्टोज जो है ये दूध में पाया जा रहा है, यानी कि लैक्टोज दूध में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन होता है, कैसीन होता है। ऐसे दूध में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन होता है, तो कहेंगे लैक्टोज है। दूध में कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जा रही है, तो कहेंगे लैक्टोज। लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट को दूध में मिलने के वजह से लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है। यानी कि दूध का जो मीठापन है, दूध के मीठापन का जो कारण है, वो मीठापन का कारण क्या है, लैक्टोज है। यानी कि मिल्क में शुगर यानी कि शर्करा की जो मात्रा है वो लैक्टोज है। हमें लग रहा है आप इतनी बातों को समझ सके होंगे। अब हम लोग मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड के बाद मैं आपकी बातचीत को बढ़ाते हुए आगे चलता हूं और बताता हूं आपको पॉलीसैकराइड के बारे में। तो पॉलीसैकराइड में सबसे पहली बात हम लोगों को क्या जानना है, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे मोनो मतलब एक, सैकराइड मतलब शर्करा, एक शर्करा था। डाई मतलब दो, सैकराइड मतलब शर्करा, दो शर्करा था। पॉली मतलब कई, सैकराइड मतलब शर्करा, यानी कि कई शर्कराओं का मिलन है। यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिनमें शर्करा के कई अणु विद्यमान है, उनको पॉलीसैकराइड कहते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, वहां लिखे शर्करा का केवल एक अणु, यहाँ लिखे शर्करा के दो अणु, और यहाँ क्या लिखेंगे साहब, शर्करा के कई अणु, शर्करा के कई अणु होते हैं, कई अणु होते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात इसमें ये जानेंगे हम लोग कि जब शर्करा के कई अणु हैं तो इनके साहब के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो इनके जरा एग्जाम्पल पे हम लोग अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं। तो जो हम लोग पढ़े थे पीछे की क्लास में, आप यार रिकॉल करिएगा, हमने आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ाते समय बताया था इंसुलिन और ग्लूकेगान के बारे में, इंसुलिन और ग्लूकेगान के बारे में। इंसुलिन के बारे में मैंने बताया था कि ग्लूकोज को करता क्या है, ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता, और ग्लूकेगान क्या करता, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता। यानी कि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदलता है इसलिए ताकि ग्लूकोज को जब ग्लाइकोजन में बदल देगा तो ब्लड में जो होगा वो ग्लाइकोजन की मात्रा, जो शर्करा की मात्रा होगी वो कांस्टेंट रहेगी। अगर ग्लाइकोजन को बदलने में कम कर देगा या ग्लूकोज की मात्रा जो ग्लाइकोजन में बदलेगा कम, तो ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी,
जब ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी, तो मैंने बताया था आपको कि वहां एक्सप्लेन भी किया था, वहां डायबिटीज मेलिटस बीमारी से आदमी पीड़ित हो जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस दोनों के बारे में मैंने बताया था, दोनों वहां खुल के बातें किया था, चर्चा किया था। और हार्ट रोग से पीड़ित हो जाएगा, यहाँ भी एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पॉलीसेकेराइड में क्या, शर्करा के कई अणु होते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहला जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन क्या है साहब? तो ये ग्लाइकोजन है, यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला जा रहा है एंजाइम के द्वारा, यानी कि ग्लाइकोजन। दूसरा हम लोगों को क्या लिखना है? दूसरा जो चीज हम लोगों को लिखना है वो हम लोगों को जानना है सेलुलोज के बारे में, जो पॉलीसेकेराइड में आता है वो है सेलुलोज। ये सेलुलोज क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको शुरू में बता दिया था, यहाँ भी चर्चा करूंगा। जो जानवर होते हैं सपोज करिए सेलुलोज को ही पचाते हैं, सेलुलोज को पचाने वाले जानवर सेलुलोज ज्यादा समय में पचता है, और सेलुलोज को ज्यादा समय में पचाने के वजह से ही शाकाहारी जो जानवर होते हैं उन लोगों का आहार नाल बड़ा होता है। मांसाहारी मैंने बताया था प्रोटीन का पाचन करते हैं, प्रोटीन का पाचन करने के वजह से क्या होता है, प्रोटीन जल्दी पच जाता है, तो मांसाहारियों का आहार नाल छोटा होता है। मैंने कुछ ऐसा बातचीत किया था। दूसरा सेलुलोज जानेंगे, और तीसरा हम लोग को जानना है स्टार्च के बारे में। ग्लाइकोजन क्या होता है जरा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जितने सारे जंतु होते हैं उन जंतुओं का संग्रहित भोजन जो होता है, यानी हम कह सकते हैं जंतुओं का संग्रहित भोजन, जंतुओं का संग्रहित भोजन। हम इसको थोड़ा और नीचे लेते हैं क्योंकि इधर जगह कम है। दूसरा हमने क्या बताया आपको सेलुलोज के बारे में, और तीसरा हम लोग देखेंगे स्टार्च के बारे में। सेलुलोज क्या होता है? तो सेलुलोज के बारे में साहब बस एक बात आप बोलिएगा, एक बात ध्यान से रट्टा मार के बैठे रहिएगा। जो पौधे होते हैं ना, पौधे, उन पौधों का जो शरीर होता है पूरा, वो कहिए एक शब्द में वो सेलुलोज होता है। यानी कि शाकाहारी जानवर क्या खा रहा, तो कहिए सेलुलोज खा रहा। मानव भी बहुत समय पहले सेलुलोज का पाचन अपने अपेंडिक्स में करता था, लेकिन इस समय मनुष्य अपने सेलुलोज का पाचन अपेंडिक्स में नहीं करता। सेलुलोज का पाचन अपेंडिक्स में नहीं करता। सेलुलोज का सेवन पहले करता था तो अपेंडिक्स में उसका पाचन करता था। आज अपेंडिक्स में अगर भोजन गलती से चला जाए तो सड़ जाएगा, गैस बनेगा, ब्लास्ट करेगा, और जो व्यक्ति होगा वो व्यक्ति की मौत होने की संभावना हो सकती है। तो दूसरा हम लोगों को क्या जानना है, सेलुलोज। तो सेलुलोज के बारे में हम लोग एक शब्द में जानेंगे पौधों का शरीर, यानी कि शाकाहारी जानवर जो खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, तो कहिएगा पौधों का शरीर, यानी पौधा खा रहे हैं। स्टार्च जो है वो क्या, जो पौधों का संग्रहित भोजन होता है। यहाँ क्या था, जंतुओं का संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन। सेलुलोज पौधों का शरीर ही है, शाकाहारी जीव वही खा रहे हैं। और स्टार्च जो है पौधों का संग्रहित जो भोजन होता है, प्लस आलू में भी स्टार्च मिलता है, अनाज में भी स्टार्च की मात्रा मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पौधों का संग्रहित भोजन, पौधों का संग्रहित भोजन प्लस आलू में स्टार्च की मात्रा, प्लस अनाज में भी कहेंगे स्टार्च की मात्रा। ऐसे तमाम सारे उदाहरण देखे जाते हैं। तो हम आपको कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड सारी बातों पे बातचीत करके बता दिया। भोजन का एक अवयव जो था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा था प्रोटीन, तीसरा था वसा। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने सूक्ष्मतम इकाई ग्लूकोज, फिर उसके बारे में मैंने बता दिया कितने कौन कौन से अणु मिलते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। रासायनिक संगठन के आधार पे 3 प्रकार से होते हैं, मोनो, डाई और पॉली। तो मोनो क्या होते हैं उसके बारे में बता दिया, डाइसैकेराइड क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। और ये बातें जरा याद रखिएगा, माल्ट शुगर, कैन शुगर, माल्ट शुगर और मिल्क शुगर। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो कहिएगा लैक्टोज मिलेगा। लैक्टोज जो एल्कोहल बनता है वो किससे बनता है, एल्कोहल, तो कहिएगा माल्ट शुगर होता है। जो गन्ने होते हैं कैन शुगर होते हैं,
और गन्ने से जो मैं शर्करा निकाल दिया, तो गन्ने से शर्करा को निकालने के बाद बचे हुए जो शीरा होते हैं वही माल्ट शुगर का एल्कोहल निर्माण में काम आते हैं, वही माल्ट शुगर कहलाते हैं। इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए। यहाँ मैंने थोड़ा सा कुछ बातों को इरेज किया है, आप पहले उसको नोट कर लीजिएगा। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैं बताता हूँ कार्बोहाइड्रेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में वो भी लगातार पूछे जाते हैं। सारी बातें परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण है। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखते हैं हम लोग अब कार्बोहाइड्रेट से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पे करते हैं बातचीत। कौन कौन से? सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जितनी सारी चीजें थी मैंने आपको सारी चीजों पे चर्चा करके बता दिया। बचे हुए कुछ चीज हैं उनको मैं तथ्यों में समझाने की कोशिश करता हूं। तो हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में। सबसे पहले बात हम लोगों को क्या देखना है कार्बोहाइड्रेट में, कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज के रूप में कैसे काम करता है, ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में कैसे काम कर रहा है, और कार्बोहाइड्रेट ईंधन के रूप में कैसे काम करता है। ये तीन बात तो जानना बहुत जरूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में जब टूटता है तो एनर्जी देने का काम करता है, ऊर्जा फेंकता है, और जो ऊर्जा फेंकता है उसी को कहते हैं हम लोग कि कार्बोहाइड्रेट ईंधन का काम कर रहा है। यानी कि गाड़ी है, सपोज करिए कार्बोहाइड्रेट, पेट्रोल सपोज करिए ग्लूकोज है, पेट्रोल को मैंने डाला, गाड़ी भागने का काम किया, यानी कि पेट्रोल ईंधन का काम कर रहा है। ऐसे ग्लूकोज जो है वो क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लूकोज है वो ईंधन का काम कर रहा है। इसीलिए जो बहुत व्यक्ति एकदम लड़खड़ाया रहता है, खाना नहीं खाया रहता है, तो उसको डायरेक्ट ईंधन देना है, एनर्जी देना, ऊर्जा देना, उसके शरीर को संचालित करना है, तो डॉक्टर उसको क्या करता है, ऑन द स्पॉट ग्लूकोज का बोतल देता है। जैसे ग्लूकोज देगा आदमी टनटना के खड़ा हो जाएगा, और जो मरने के कगार पे था वो लाठी उठा के मारने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा आप देखिएगा। तो सबसे पहली बात इसमें हम लोग को क्या जानना है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज के रूप में क्या करता है, ईंधन का काम करता है। तो पहली बात हम लोगों को क्या जानना है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में ईंधन का काम करता है, ईंधन का काम करता है। सबसे पहला बात तो ये हम लोगों को याद रखना है। दूसरी बात हम लोगों को ये जानना है कि कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज भाग तो मैंने देख लिया, स्टार्च भी मैंने पॉलीसेकेराइड में एक स्टार्च के बारे में बातचीत किया है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो स्टार्च वाला रूप होता है वो क्या करता है, तो जो स्टार्च होता है वो स्टार्च संचित भोजन का काम करता है, यानी कि भोजन को संग्रहण करने का जो काम करता है वो कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च करता है। यानी कि कहेंगे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संचित भोजन का काम करता है, संचित भोजन का काम करता है। और तीसरी बात हम लोगों को ये जानना है, ग्लूकोज के रूप में तो देख लिया, स्टार्च के रूप में देख लिया, और एक में हम लोगों ने सेलुलोज के बारे में बातचीत किया है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज के रूप में क्या काम करता है, तो कहेंगे कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज के रूप में। सेलुलोज के बारे में मैंने अभी आपको बताया, पौधों का संग्रहित भोजन, पौधों का शरीर। तो पौधों का जब शरीर है तो कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज के रूप में काम करेगा क्या, तो पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है उसका निर्माण करता है, तभी तो पौधा ग्रोथ करेगा। पौधों मनुष्य का सबसे सूक्ष्मतम इकाई कहेंगे शरीर का, तो सेल कोशिका। तो ऐसे पादपों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज के रूप में क्या करता है, तो कहेंगे पादपों में कोशिका भित्ति बनाते हैं, पादपों में कोशिका भित्ति बनाते हैं, कोशिका
भित्ति बनाते हैं, कोशिका भित्ति बनाते हैं। सारे सवाल के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज के रूप में साहब क्या कर रहे हैं, तो ईंधन का काम कर रहे हैं। स्टार्च के रूप में क्या कर रहे हैं, संचित भोजन का। और सेलुलोज के रूप में क्या कर रहे हैं, पादपों में कोशिका भित्ति का निर्माण कर रहे हैं। इन बातों को तो बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना जरूरी है। इसके अलावा हम लोगों को ये देखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, सब तथ्य हम लोग पढ़ रहे हैं। आरएनए और डीएनए के घटक होते हैं। अभी इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट आरएनए तथा डीएनए का घटक है, डीएनए का घटक है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। और आरएनए डीएनए का घटक कैसे हैं, क्या है, इसको भी अभी मैं आपको क्लास आते इसके बारे में भी मैं बातचीत करता हूं। अभी मैंने आपको बताया कि हर मीठा कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो होता है वो ग्लूकोज होता है। और कार्बोहाइड्रेट को मैंने अभी आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी कहा जाता है। और शर्करा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मीठा होता है, कुछ मीठा होता है। एक बात समझ में नहीं आता, क्या हर मीठा चीज कार्बोहाइड्रेट ही होगा? कार्बोहाइड्रेट को अगर शर्करा कहा जा रहा है, शर्करा जो है वो मीठापन का कारण है, यानी मीठा होने के नाते शर्करा कार्बोहाइड्रेट को शर्करा कहा जा रहा है, तो क्या हर मीठा चीज शर्करा ही होगा? और शर्करा की मात्रा ही बढ़ती है तो व्यक्ति शुगर पेशेंट हो जाता है। मैंने इसके पहले बातचीत भी किया था डायबिटीज के बारे में, मैंने बातचीत भी किया था। तो जो डायबिटीज पेशेंट होंगे, इसका क्या मतलब हुआ कि डायबिटीज पेशेंट जो होंगे वो मीठा खाना बंद कर देंगे? ऐसा नहीं है। हर मीठा चीज कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता। और जरूरी नहीं है कि जो शुगर पेशेंट है वो मीठा चीज ना खाए। शुगर पेशेंट भी मीठा चीज खा सकता है। शुगर पेशेंट भी मीठा चीज खा सकता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएगा। वो प्रोटीन का सेवन कर सकता है। क्योंकि हम लोगों ने कुछ ऐसे प्रोटीन को भी ढूंढ निकाला है जो प्रोटीन मीठे होते हैं, जैसे सैकरीन। ये सवाल पूछेगा, जैसे सैकरीन जो प्रोटीन है वो मीठा होता है, और हम कहें कि उस प्रोटीन सैकरीन को क्या करें, प्रोटीन सैकरीन से हम गुलाब जामुन बना दें। प्रोटीन सैकरीन का मिक्स करके हम कुछ भी फ्री शुगर फ्री गुलाब जामुन, आप देखिएगा मार्केट में जाइएगा, डब्बे खरीदेंगे तो कहेंगे मुझे देखिए भाई, हमें डायबिटीज व्यक्ति को खिलाना है, रसगुल्ला दे दो, लेकिन डायबिटीज वाला व्यक्ति उसको खा सका। अरे भैया, डायबिटीज वाला व्यक्ति को कैसे खिलाओगे वो मीठा चीज? क्योंकि शुगर की मात्रा जब वो शुगर पेशेंट है तो ऑलरेडी उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, तो आप उसको मीठा चीज खिला के फिर क्यों ग्लूकोज देंगे? यानी कि उसके मरीज व्यक्ति की बीमारी को और आप बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। उस शुगर पेशेंट को उसकी मनोबल को खुश करने के लिए हम मीठा चीज खाना चाहता है तो खिलाएंगे, लेकिन जो मैं मीठा चीज खिलाऊंगा उसमें कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज नहीं होगा, बल्कि प्रोटीन होंगे, प्रोटीन। तो अगली चीज हम लोगों को यह जानना है कि हर मीठी चीज कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे वर्तमान में प्रोटीन ऐसे खोज निकाले गए हैं जो मीठे होते हैं। और इसका बढ़िया उदाहरण सैकरीन है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शुगर फ्री शुगर पेशेंट होते हैं, उनको क्या करेंगे हम, फ्री शुगर गुलाब जामुन हम उनको अगर देते हैं, फ्री शुगर गुलाब जामुन अगर देते हैं, तो फ्री शुगर गुलाब जामुन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है क्या उसमें? प्रोटीन है, प्रोटीन। इस बात को याद रखिएगा। और इसका जीता जागता उदाहरण हम लोगों को मिला है सैकरीन। प्रोटीन जो है ये भी मीठा ही है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हम शुगर पेशेंट को अगर गुलाब जामुन खिला दिए
तो उसकी शुगर की बीमारी पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उसकी शुगर बीमारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भले वो मीठा चीज खा रहा है लेकिन वो ग्लूकोज नहीं खा रहा है, वो प्रोटीन खा रहा, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहा है, वो प्रोटीन खा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उन डायबिटीज पेशेंट को मीठा चीज भी खिलाया जा सकता है, लेकिन उसके मीठापन का कारण कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। इन बातों को याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का हम सेवन कर लेते हैं तो हमको एनर्जी कितना मिलेगा। 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं साहब, कार्बोहाइड्रेट का अगर सेवन करते हैं तो हमको ऊर्जा कितना उत्पन्न होगा, इसको जरा देखते हैं। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से 4.3 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। 4.3 डाटा, ये डाटा बहुत सारे किताब पढ़ेंगे, थोड़ा लेफ्ट राइट रहता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 4.3 किलो कैलोरी, 4.3 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा, यानी कि हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को खाए तो हमको 4.3 किलो कैलोरी 1 ग्राम के प्रति एनर्जी देगा। प्रति 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन में हमें 4.3 किलो कैलोरी की एनर्जी प्राप्त होती है। ये बात हमको याद रखना है। तो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित इन महत्वपूर्ण मुद्दों को भी आप ध्यान रखिएगा। मैं भोजन के एक मुख्य टॉपिक को बता दिया, कार्बोहाइड्रेट। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रोटीन के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे वसा के बारे में। तो पोषण का मुख्य घटक जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग गौण घटक, खनिज, विटामिन और पानी के बारे में बातचीत करेंगे। आशा करता हूँ इतनी चीज आप समझ पाए होंगे, क्योंकि मैंने एग्जाम के नजरिए से हर बातों को बताया, कोई फेक बात इसमें इधर उधर की नहीं किया मैंने। तो आप इन चीजों का, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और नोट्स साथ में बनाते चलिए। आप ये नोट सही है, जैसे जैसे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे आप पेस्ट करते चलिए। 1 नंबर का नोटबुक आपका तैयार होगा, यकीन करिए, विश्वास करिए, एक बार साथ दीजिए, एग्जाम में आए सवालों को मैच कराइए, उसके बाद आप कहेंगे कि मास्टर वाकई में सच बोल रहा था। तो आप इन मुद्दों को साथ साथ नोट करते चलिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में प्रोटीन के साथ। लेता हूँ आपसे इजाजत, बाय, बेस्ट ऑफ लक।